हेलो एंड वेलकम टू अनोन एंड साइंस। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन एंड आंसर। कौन से चैप्टर की? इसका नाम है साउंड। साउंड जो अपन पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको इस चैप्टर की लास्ट से गुजरना, अरे नहीं लास्ट नहीं, इस चैप्टर की जो चैप्टर पढ़ाया गया है ना, वहाँ से गुजरना होगा बच्चों, तभी आपको ये समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस बाई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन मीडियम रीच योर ईयर? किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जो साउंड क्रिएट होती है वो आपके कानों तक कैसे पहुंचती है बच्चों? तो ऐसे पहुंचती है बच्चों कि जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये फॉग है, तो इसके पास वाले पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेशन की वजह से कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन ये होता जाता है। और कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन किसका होता है? मीडियम का। किसका होता है? मीडियम का। तभी तो साउंड कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव क्यों? क्योंकि इसको इसको आपके कानों तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे वो मीडियम हो सकता है एयर, हो सकती है सॉलिड, हो सकती है कुछ भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी इन तीनों में से कोई भी मीडियम हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस में से। तो जनरली जैसे अपन बोल रहे हैं तो एयर के थ्रू ट्रेवल करती है साउंड, तो ऐसे करके पहुंच जाती है। कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन, ये वाला ग्राफ बनाया था, कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। आपके स्कूल की बेल के द्वारा कैसे साउंड प्रोड्यूस की जाती है बताओ। वैन द स्कूल बेल इज हिट विद द हैमर, स्कूल बेल को जब हैमर से हिट किया जाता है, स्कूल बेल लटकी हुई है, इसको जब हैमर से हिट करोगे तो क्या होता है? ये मूव करती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और इसकी वजह से क्या होता है? कंप्रेशन रेडिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा किसमें? एयर में, जिसकी वजह से क्या होगी? साउंड प्रोड्यूस होगी, और जो साउंड प्रोड्यूस है वो आपकी ईयर तक पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव? साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों बोला जाता है? मैकेनिकल वेव उनको बोला जाता है जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, मतलब जिनको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, मतलब कोई ना कोई मीडियम चाहिए। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। हाँ, क्या बात है, आप और आपके दोस्त मून पे पहाड़ी चल रही है। ये मैं हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, और ये मेरी मून पे पहाड़ी हो रही है बच्चों। पहाड़ी चल रही है तुम्हारी किस पे? मून पर। मून पे पार्टी हो रही है। विल यू बी एबल टू हेयर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड? क्या आपको वहाँ पे कोई आपका दोस्त चिल्ला रहा है, वो अपने उसका नाम ले रहा है, किसका? अपने उसका नाम ले रहा है, तेजी से चिल्ला रहा है, तो क्या आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी? वो किसका नाम ले रहा है? नहीं, बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और मून पर कोई भी एटमोसफियर नहीं है। यदि मून पर एटमोसफियर नहीं होगा, मून पे यदि एटमोसफियर नहीं होगा तो क्या होगा? एटमोसफियर नहीं होगा तो साउंड कैसे पहुंच पाएगी? मतलब जो बोलेगा वो किसी को सुनाई नहीं देगा, मतलब नहीं पहुंच पाएगी साउंड। नेक्स्ट है विच वे प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस एंड पिच? इनमें से कौन सी वे प्रॉपर्टी ऐसी है जो लाउडनेस और पिच को डिफाइन करती है? मतलब लाउडनेस और पिच किस प्रॉपर्टीज की वजह से होते हैं? तो लाउडनेस तो होती है बच्चों बच्चों प्यारे बच्चों, जो होती है एम्पलीट्यूड की वजह से। जैसे ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये रहा सेकंड केस। तो इनमें बताओ, सेकंड वाले का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन से कितनी डिस्टेंस है? ये वाली डिस्टेंस, ये एम्पलीट्यूड है। तो ये A2 जो है वो A1 से क्या है? ज़्यादा है। यदि A2 ज़्यादा है बच्चों A1 से, A2 यदि A1 से ज़्यादा है तो क्या होगा? सेकंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, मतलब इसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा लाउडनेस। ओके, तो एम्पलीट्यूड तो डिपेंड करता है, इस एम्पलीट्यूड की वजह से क्या डिपेंड होती है? लाउडनेस डिपेंड करती है इस पर। दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी जिस पर पिच डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच। तो मैंने जो ये चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच। तो अब ये बताओ, इन दोनों में केस में किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? फर्स्ट केस ये, सेकंड केस है ये। तो बताओ फर्स्ट केस में और सेकंड केस में किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? देखो, इसको यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में, इसको यहाँ तक, तो ये जल्दी पहुँच गया ना सेकंड वाला। मतलब कोई इंसिडेंट कितना जल्दी अगर करता है वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो सेकंड वाले में ये जल्दी जल्दी हो रहा है ना, कंप्रेशन रेडिफिकेशन जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो इसका मतलब सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किससे? फर्स्ट वाले से। तो सेकंड की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट से ज़्यादा है। इससे क्या पता चलता है कि यदि सेकंड की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट से ज़्यादा है तो टाइम पीरियड इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। देखो, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कम लगा होगा ना, क्योंकि जल्दी कंप्रेशन रिफ्लेक्शन हो गया इसके अंदर। तो इसलिए टाइम पीरियड फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा सेकंड वाले से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। न्यू इक्वल टू 1/T होता है। और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच, और जितनी ज़्यादा पिच उतनी ज़्यादा आवाज़ कर्कश होती है, बेकार आवाज़ होती है। जैसे कि ये गर्ल्स में होती है, गर्ल्स की आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से उनकी पिच भी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6, गैस विच साउंड हैज़ हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न? इनमें से किसकी पिच ज़्यादा होगी बताओ? गिटार की या कार हॉर्न? द पिच ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो गिटार की पिच कैसी होती है? हायर एज कम्पेयर टू कार हॉर्न। तो गिटार की पिच हायर होती है, गिटार की जो पिच है वो हायर होती है, इसीलिए जो कार हॉर्न के कंपेयर करेंगे तो गिटार की पिच ज़्यादा निकल के आएगी, और पिच ज़्यादा मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी गिटार की। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव? क्या क्या होते हैं? वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रेडिफ्रैक्शन और टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन, या फिर बोल सकते हैं टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट और टू कंजिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये ऊपर वाले को बोला जाता है क्रस्ट CREST, और नीचे वाले को ट्रफ TROUGH ट्रफ। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं लैम्बडा 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 लैम्बडा। ठीक है, तो कंजिक्यूटिव रेडिफ्रैक्शन या कंप्रेशन, ये कंप्रेशन है ऊपर वाले, या फिर नीचे वाले रेडिफ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस, दो एक ही बात है वो तो। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड,
नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, मतलब कोई इंसिडेंट कितनी जल्दी हो रहा है। अभी मैंने बताया था ना इसका एग्जांपल, ये ऐसे 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 जल्दी जल्दी हो रहा है, ये कैसे दूर टाइम ले रहा है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड इसको रहता है फ्रीक्वेंसी। इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्स। एम्पलीट्यूड डिफाइंड एज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ट्रफ ऑन क्रस्ट ऑन द साउंड, मतलब मीन पोजीशन से कितनी दूर तक वो गया है, मीन पोजीशन से कितनी दूर तक। जैसे फर्स्ट और सेकंड केस में, सेकंड में देखो मीन पोजीशन से ज़्यादा डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली A2 डिस्टेंस A1 से ज़्यादा है, तो मतलब एम्पलीट्यूड E2 का ज़्यादा होगा A1 से। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हाइट रीच ट्रफ और क्रस्ट, मतलब मीन पोजीशन से कितनी हाइट है उसकी, मतलब कितनी डिस्टेंस है, उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द साउंड, एक कंप्लीट साइकिल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब जिस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं तक पहुंचने के लिए। यदि मैं इस पॉइंट से पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करूँ, वापस इसी जगह पर पहुंचने के लिए, मतलब ये इस जगह पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहुंचने के लिए इतना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है, जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसी को टाइम पीरियड बोला जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको लैम्डा बोला जाता है, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है, टाइम पीरियड टी। तो यदि मैं पूछ लूँ साउंड की स्पीड क्या होती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी होगी लैम्डा, और इतनी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगता है टी। तो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन टाइम से जो फॉर्मूला आएगा साउंड की वेलोसिटी का वो लैम्डा अपॉन टी आएगा, और 1/t को न्यू भी लिख सकते हैं, तो लैम्डा इंटू न्यू v इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की स्पीड से कैसे रिलेटेड है। अभी एक्सप्लेन किया था, वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा न्यू, ये न्यू है, न्यू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इतना एंड स्पीड इज इतनी। ओके, तो v इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, पता है ना आपको, बिल्कुल पता है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 220, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 220, स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड है 440। तो यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हो कि नहीं, लैम्डा ओ लैम्डा, लैम्डा हो लैम्डा, यहाँ से लैम्डा निकाल लोगे, इसको कट करो, 440 है ना, यहाँ से लैम्डा आएगा 44/22, यानी कि लैम्डा आएगा 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कहता है ए पर्सन इज लिस्टिंग टू ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ 500 हर्ट्ज, यानी कि हर्ट्ज में दे रखी है, होगी न्यू होती है हर्ट्ज में, न्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ इतनी डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, मतलब डिस्टेंस दे रखी है। सोर्स ऑफ साउंड, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द सोर्स कंप्रेशन। इस वाले डिस्टेंस का कोई मतलब है क्या, बोलो बिल्कुल मतलब नहीं है, गलती से बात कर देना, ये इस वाले डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, इतनी दूर बैठा हुआ है। बट ये पूछ क्या रहा है, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के बीच का टाइम, तो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के बीच का जो टाइम होगा उससे डिपेंड करेगा इसके इस वाली डिस्टेंस पे, और ये जो टाइम होता है इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए अपने को फॉर्मुला लगाना है T इक्वल टू 1/न्यू, बताया था नहीं कि टाइम पीरियड क्या फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आएगी 0.002 सेकंड आ जाएगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया एवरी सेकंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी को आई से यदि मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये एनर्जी, कौन सी एनर्जी, साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर ये एरिया एम्पलीट्यूड नहीं है यहाँ पर, ये एरिया है और ये है टाइम, पर यूनिट टाइम। तो साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी को पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में निकलने के लिए कितनी जो जितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से पास होती है उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। और लाउडनेस जबकि किसी डिफाइन करी जाती है, लाउडनेस डिफाइन करी जाती है एम्पलीट्यूड से, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। ठीक है, जो कि इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितनी पास होती है उसी को बोलते हैं अपन लाउडनेस नहीं, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। दूसरा होती है इंटेंसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द 3 मीडियम एयर वाटर एंड आयरन डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इन तीनों में से साउंड किसमें सबसे तेजी से पास होगी। तो बच्चों जिस मीडियम के पार्टिकल जितने ज़्यादा पास होंगे, जितने ज़्यादा आस-पास होंगे, तो देखो साउंड कैसे ट्रेवल करती है, वाइब्रेशन के थ्रू वाइब्रेशन के एक पार्टिकल से दूसरे तीसरे चौथे पाँच ऐसे चलती रहती है, साउंड ऐसी चलती है ना। तो बताओ बच्चों जितने ज़्यादा पार्टिकल पास होंगे उतना साउंड को ट्रेवल करने में ईजी हो जाएगा, उतना साउंड को ट्रेवल करने में ईजी हो जाएगा। इसीलिए सॉलिड में जो वेलोसिटी होती है साउंड की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है लिक्विड में, उसके बाद में होती है गैस में। क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर है तो उनको वाइब्रेशन करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने में बहुत दिक्कत आएगी। जबकि सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के बहुत पास है तो सॉलिड के पार्टिकल आराम से उसको पास कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, एंड इको इज हर्ड इन 3 सेकंड, इको है जो इको नहीं एको, 3 सेकंड में सुना जाता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस फ्रॉम द सोर्स, गिव दैट स्पीड ऑफ साउंड इज इतना। अच्छा, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। देखो आपने यहाँ से बोला ये आपका प्यारा मुंह है, ये प्यारा मुंह ये था, और यहाँ पर कोई चीज़ है, तो आपको 3 सेकंड में साउंड सुनाई दी। इसका मतलब आपने यहाँ से पहले बोला होगा, साउंड गई होगी, फिर लौट के आपके पास आई होगी, मतलब इस टोटल प्रोसेस में टाइम लगा वो 3 सेकंड था। ये ध्यान रखना कि टोटल प्रोसेस मतलब पहले साउंड यहाँ तक गई फिर लौट गए, तो इसमें जो टोटल टाइम लगा वो 3 सेकंड लगा। ओके। अब साउंड की स्पीड कितनी है 342, मतलब वेलोसिटी 342 मीटर पर सेकंड। ओके, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी तो दे रखी है 342, अच्छी बात है। डिस्टेंस, अब ये बताओ ये कौन सी डिस्टेंस आएगी, इस फॉर्मूले से डिस्टेंस आएगी वो कौन सी आएगी। तो ये डिस्टेंस एक तो जाने वाली कितनी होगी, मुसाफिर जाने वाली
नहीं फिर आने वाले, बट इको होगा तो मुसाफिर वापस आ जाएंगे, यानी कि साउंड वापस आ जाएगी। तो एक तो डी हो गई जाने वाली और एक डी हो गई आने वाली, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है 2D। क्यों 2D मैंने क्यों लिया, क्योंकि टाइम पीरियड भी तो ये वाला ले रहा हूँ, टाइम कितना लग रहा है यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में, मतलब टोटल टाइम है ना, ये 3 सेकंड टोटल टाइम है, इसलिए जो डिस्टेंस भी होगी वो टोटल डिस्टेंस होगी जाने वाली और आने वाली, इसलिए वो 2D होगी। जबकि अपने को निकालना है डी, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है वो तो डी होगी ना, बट क्योंकि यहाँ से गई थी यहाँ तक वापस आई थी इसलिए मैंने 2D लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ से जब डी की वैल्यू निकालोगे 342 × 3 1026/2, यहाँ से डी आएगा 1026/2, ये जो वैल्यू आएगी वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि 513 मीटर ये डिस्टेंस है। वाई आर सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल कर्व, जो कॉन्सर्ट हॉल होते हैं, सिनेमा हॉल भी होते हैं, उनकी जो सीलिंग होती है ना वैसे कर्व टाइप की बनाई जाती है, ऐसा क्यों होता है? बताओ बताओ बताओ। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी, साउंड कोई भी बोल रहा होगा, वो यहाँ से इससे टकराएगी और टकरा के ऑडियंस तक पहुँच जाएगी, तो ये रिफ्लेक्शन अच्छे से हो सके इसीलिए कर्व्ड होती है, रिफ्लेक्शन अच्छे से हो सके इसीलिए कर्व्ड होती है, और साउंड प्रॉपर्ली स्प्रेड हो सके पूरे हॉल में प्रॉपर्ली स्प्रेड हो सके, हर किसी को ये साउंड सुनाई दे सके, इसीलिए जो सीलिंग होती है कॉन्सर्ट हॉल की या फिर सिनेमा हॉल की, वो कर्व बनाई जाती है ताकि सीलिंग ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल आर कर्व्ड टू स्प्रेड साउंड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द वॉल। तो वॉल से रिफ्लेक्ट होने के बाद सब जगह यूनिफॉर्मली साउंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसीलिए वो कर्व्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 15 ये नहीं है, गलत, ये तो पिछला क्वेश्चन 15 ये। व्हाट इज ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर, कितनी होती है बच्चों? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज जनरली इतनी होती है, बट बच्चों की सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, वो 20 हर्ट्ज से थोड़ी सी कम साउंड भी सुन लेते हैं, बट जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं ये रेंज कम होती जाती है, क्योंकि कान पक जाते हैं इसी सुन के दुनियादारी की। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक? इंफ्रासोनिक का मतलब 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, और अल्ट्रासोनिक मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। कौन कौन प्रोड्यूस करता है ये? डॉल्फिन और बैट, ये क्या अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ए सबमरीन एमिट्स सोनार पल्स, एक सबमरीन है वो जनरेट करती है सोनार पल्स जो रिटर्न हो जाती है फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ, यहाँ पे कोई अंडर वाटर क्लिफ है, ये ऐसी छोटी है, मतलब कोई पहाड़ होगा छोटा मोटा, और विच रिटर्न फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ इन इतने सेकंड में रिटर्न हो गई आती है, मतलब पहले गई होगी फिर वापस आई होगी, तो इसको टोटल टाइम कितना लगा रिटर्न होने? 1.02 सेकंड। ओके, इफ स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर इज इतना, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 1531 मीटर पर सेकंड इस वाटर में। हाउ फार इज क्लिफ, तो यहाँ से क्लिफ की डिस्टेंस पूछी है आपको, वही वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर डिस्टेंस कौन सी? जाने की और आने की, टोटल टाइम लगाया ना 1.02, इसलिए 2D हो गया। यदि ये डिस्टेंस डी है तो ये आ भी तो रहा है 2D, अपॉन टाइम कितना लगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना लगा? 1.02। स्पीड आपको दे रखी है, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू पुट कर दो 1531 इक्वल टू 2D अपॉन 1.02, तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो 780.81 मीटर आ जाएगी। यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेना, और डी क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस डी है ना, बट अपन ने यहाँ पे 2D कर लिया था क्योंकि साउंड पहले जा रही थी फिर आ रही थी, जा रही थी फिर आ रही थी, इसलिए टोटल। व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस, साउंड क्या होती है और ये कैसे जनरेट होती है? साउंड इज एनर्जी विच इज प्रोड्यूस, हाउ इट इज प्रोड्यूस? ड्यू टू वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। कोई बॉडी जब वाइब्रेट करती है तो ये फोर्स लगाती है अपने आसपास के पार्टिकल पे, तो मीडियम के पार्टिकल भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? कंप्रेशन, रेडिफ्लेक्शन, कंप्रेशन, रेडिफ्लेक्शन, कंप्रेशन, रेडिफ्लेक्शन, और ऐसे ऐसे करते कंप्रेशन रेडिफ्लेक्शन के थ्रू साउंड अपने तक पहुँच जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ कंप्रेशन एंड रेडिफ्लेक्शन आर प्रोड्यूस इन द एयर नियर ए साउंड सोर्स। कंप्रेशन रेडिफ्लेक्शन को डायग्राम के थ्रू आपको समझाना है, तो बच्चों डायग्राम बना पाओगे क्या? ये चीज़ें कर पाओगे आप? तो देखो आप बता देना ऐसे, ये कंप्रेशन पार्टिकल हैं, ये रहे ये रेडियोफेक्शन है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस इनके बीच में बढ़ गई, फिर कंप्रेशन वाले आ गए, डिस्टेंस पास पास बना देना, फिर दूर दूर रेडियोफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेडियोफेक्शन, ऐसे करते करते चलते जाएंगे, तो ये जो डायग्राम है वो ऐसे बन जाएगा। सबसे पहले कंप्रेशन था ना, मतलब इनिशियल में कंप्रेशन मतलब प्रेशर ज़्यादा था, फिर कम हो गया ये वाला रेडियोफेक्शन का, फिर ये कंप्रेशन, फिर रेडियोफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेडियोफेक्शन, ऐसे चलते हैं, और ये यूनिफॉर्मली होते हैं, मतलब ये डिस्टेंस जो होगी ना वो ये भी सब सेम होंगी, मतलब जितने एरिया में कंप्रेशन होता है उतने में रेडियोफेक्शन होता है। ये डिस्टेंस अलग मत समझना, या डायग्राम से लग रही हो बोली, पर ये अलग अलग नहीं है, तो इसको ऐसे ही बना सकते हो। यदि पहले रेडिफ्लेक्शन था, पहले रेडिफ्लेक्शन, यदि यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, जनरली ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं अपन, पहले कंप्रेशन था फिर रेडिफ्लेक्शन, फिर कंप्रेशन फिर रेडिफ्लेक्शन, ऐसे करके बना दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मुझे बताएं, साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। तो एक एक्सपेरिमेंट साइट करो जिससे ये पता चलता है कि साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, एक बॉटल ली थी, पैक थी, ऊपर कॉक लगा हुआ था कॉर्क, नीचे इसमें क्या लगाया था आपने? वैक्यूम के लिए वैक्यूम पंप लगा दिया था। अब इसमें क्या किया था, एक बार तो ये एकदम इसमें एयर वेयर सब थी, तो आपने इसमें इलेक्ट्रिक वेल को चालू किया तो आपको आवाज़ सुनाई दी बाहर। फिर आपने क्या किया दूसरे केस में, इसमें से सारी एयर बाहर निकाल दी वैक्यूम पंप की हेल्प से, वैक्यूम पंप की हेल्प से एयर बाहर निकाल ली, तो क्या होगा? यहाँ पे कोई एयर नहीं है, मतलब कोई मीडियम नहीं है साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए, प्रोड्यूस नहीं प्रोपोगेट होने के लिए। तो यदि इसको मीडियम नहीं मिलेगा तो दूसरे केस में आप देखोगे आपको साउंड सुनाई नहीं देती है। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। वाई इज साउंड वेव कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसके बाद तो इसको आंसर करना बहुत ईजी है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो होती हैं
जो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन होता है उसी डायरेक्शन में वेव का भी मोशन होता है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वेव। तो साउंड के केस में यही होता है। अभी मैंने जो बताया था ना कंप्रेशन रेडिफलेक्शन का, कंप्रेशन रेडिफलेक्शन दिया था। तो देखो कंप्रेशन रेडिफलेक्शन मतलब पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में ऐसे मोशन कर रहे हैं और साउंड भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो इसीलिए साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि इसमें पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन सेम डायरेक्शन में होता है। बट यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते, यदि पार्टिकल तो जाते हैं ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो कि वेव जाती है ऐसे आगे की डायरेक्शन में, तब उसको क्या बोलते थे, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि रोप में, रस्सी में जो वेव होती है ना, इसको ऐसे झटका देके छोड़ दो तो ये कुछ पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे कर करके जाते हैं, जबकि ये तो वेव तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे हैं अपनी पोजीशन पे, ऐसे ऊपर नीचे आ रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इस टाइप की वेव बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। पर अपनी साउंड वेव कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। Which characteristics of the sound help you to identify your friend by his voice while sitting with another dark room? यदि आपका फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड है, वो किसी रूम में बैठा हुआ है, अलग रूम में, डार्क रूम में, तो कैसे पता चलेगा कि वो आपके फ्रेंड की आवाज़ है? उनकी क्वालिटी से बच्चों, साउंड की क्वालिटी डिफरेंट होगी ना। उनकी पिच सेम हो सकती है, लाउडनेस भी सेम हो सकती है बच्चों, बट उनकी क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी डिफरेंट है। तभी तो किन्हीं भी 2% की, परसेंट नहीं, किन्हीं भी 2% की आवाज़ को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। क्वालिटी क्या होती है? टिम्बर, दोनों का टिम्बर होता है अलग अलग। तो टिम्बर की बेसिस पे आप दो फ्रेंड की आवाज़ को डिस्टिंग्विश कर पाओगे। फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। जब भी बिजली कड़कती है ना, कड़कती कड़कने से कड़कती है खिड़कियाँ, तो जब भी बिजली कड़कती है तो आपके पास थंडर की जो साउंड होती है वो थोड़ी देर बाद आती है, जबकि आपको दिख पहले जाती है, बिजली पहले दिख जाती है, जबकि साउंड बाद में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज इतनी, वेरी स्पीड ऑफ लाइट इज इतनी। तो लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो आपको जल्दी दिखाई देती है, जबकि साउंड की स्पीड कम है तो आपको उसकी आवाज़ थोड़ी देर में आती है। इसीलिए उनका टाइम लैग होता है वहाँ पे, क्योंकि आपको दिख जल्दी जाती है, क्योंकि दिखने के लिए तो लाइट को ट्रेवल करना है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जबकि सुनने के लिए साउंड को ट्रेवल करना पड़ेगा और साउंड की स्पीड होती है कम, इसीलिए आवाज़ बाद में आती है, पहले दिख जाते हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 24, ए पर्सन हैज़ ए हियरिंग रेंज ऑफ इतनी, ओके 20 से 20, बहुत अच्छी बात है, बहुत नया नया बच्चा है ये भी, इसको पूरी रेंज सुनाई दे रही। वॉट आर टिपिकल वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसी, टेक द स्पीड। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पूछी, एक इसके एक इस पे, मतलब पूरी रेंज के, और एक स्पीड दे रखी है, वी इक्वल्स टू लैम्बडा न्यू। लैम्बडा निकालना है, न्यू बताया अपने को, एक केस में लेना है 20 हर्ट्ज, फर्स्ट केस में 20 हर्ट्ज ले लेते हैं। स्पीड कितनी थी 44, लैम्बडा निकालना, एक केस में 20 हर्ट्ज, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, यहाँ से जो न्यू की वैल्यू आ रही, लैम्बडा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 17.2, ओके। दूसरा जो केस है उसमें भी स्पीड सेम है, लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये कितनी हो गई अब 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू निकाली तो 0.0172 आ रही है, बस 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 बस। टू चिल्ड्रन आर एट अपोजिट एंड ऑफ एल्यूमिनियम रॉड। अब ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि आपको एल्यूमिनियम में साउंड की स्पीड क्या होती है वो याद रखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम रॉड, दोनों एल्यूमिनियम के अपोजिट एंड पे बैठे हुए हैं दो बच्चे। वन स्ट्राइक द एंड ऑफ रॉड विद स्टोन, तो एक ने स्टोन से इसको स्ट्राइक किया। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय साउंड इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच सेकंड चाइल्ड। यहाँ पे एक बैठा हुआ है बच्चा, उसने इसको स्टोन से स्ट्राइक किया, तो दूसरे एंड पे दूसरा बच्चा है, तो बताओ उसको जो साउंड यदि एल्यूमिनियम के थ्रू सुनाई दे और दूसरी एयर के थ्रू सुनाई दे तो कौन सी साउंड जल्दी पहुंचेगी? तो देखो एयर के थ्रू मतलब निकालना क्या है, इसमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए पहले देखो ये फॉर्मूला वी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी यही होती है, तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस तो ये एल्यूमिनियम रॉड के बराबर डिस्टेंस है, मान लेते हैं डिस्टेंस डी है, तो ये डिस्टेंस डी अपॉन यहाँ से वेलोसिटी, टाइम इधर ले जाओगे तो अपॉन वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी किसमें, एल्यूमिनियम, वी एल्यूमिनियम। तो टाइम पीरियड इज, क्योंकि दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम है, एक तो आवाज़ आ रही है इस एल्यूमिनियम के थ्रू, दूसरी आवाज़ आ रही है एयर के थ्रू, मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है ना, एक एंड पे एक बच्चा बैठा है दूसरे एंड पे तो मतलब डिस्टेंस तो सेम है। तो टाइम पीरियड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। वेलोसिटी के एक केस में वेलोसिटी लोगे एयर में, एक केस में लोगे एल्यूमिनियम में। तो साउंड किस में तेज़ी से ट्रेवल करती है, साउंड की स्पीड किस में ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम में ज़्यादा होगी क्योंकि सॉलिड मीडियम में, तो वेलोसिटी इन एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन एयर। यदि वेलोसिटी इन एल्यूमिनियम ज़्यादा है तो टाइम पीरियड इसमें होगा कम, तो टाइम पीरियड इन एल्यूमिनियम इज लेस देन टाइम पीरियड इन एयर, ये आएगा आंसर। तो एल्यूमिनियम में जो टाइम पीरियड आएगा मतलब इसको जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में टाइम कम लगेगा एज कम्पेयर टू एयर, और वो कितना कम लगेगा तो ये भी निकाल सकते हैं, टाइम इन एल्यूमिनियम अपॉन टाइम इन एयर, इनके बीच में निकालना हो तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/v इन एल्यूमिनियम 1/v इन एयर। वेलोसिटी ऑफ टी एल्यूमिनियम अपॉन टी एयर। वेलोसिटी एयर में कितनी होती है, साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है एयर की? बताओ बताओ, 344 के अराउंड होती है। और और इसमें जो एल्यूमिनियम में साउंड की स्पीड होती है वो 3 ये इतनी होती है, तो दोनों का रेशो निकाल लोगे तो यहाँ से रेशो पता चल जाएगा, रेशो पूछा हुआ है आपसे। यानी साउंड, नो नो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज इतने, फ्रीक्वेंसी दे रखी न्यू की वैल्यू, ओके। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट, एक मिनट में कितनी बार वाइब्रेट करती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज मतलब ऑक्सीलेशन पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑक्सीलेशन पर सेकंड, तो न्यू का मतलब होता है 100 ऑक्सीलेशन पर सेकंड। कितने ऑक्सीलेशन पर सेकंड इसने पूछ लिया, यहाँ पे ऑक्सीलेशन को क्या लिख सकते हैं, वाइब्रेशन भी लिख सकते हैं, तो 100 वाइब्रेशन पर सेकंड।
अब आपसे पूछा 1 मिनट में कितनी वाइब्रेशन होंगे, 1 सेकंड में तो इतनी, तो सेकंड को मिनट में चेंज कर लो। सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना होता है बच्चों, 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 1/60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा ना, तो यहाँ से जो न्यू की वैल्यू आएगी वाइब्रेशन पर सेकंड, सेकंड को करने हैं मिनट में, तो 1/60 मिनट, 60 जाएगा ऊपर, तो 100 × 60 वाइब्रेशन पर मिनट हो जाएंगे हम, क्योंकि हमें मिनट हो गया ना। तो यहाँ से आएगा 6000 वाइब्रेशन पर मिनट, तो 6000 आएगा इसका आंसर। द साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज लाइट डायरेक्ट। क्या जो रिफ्लेक्शन के लॉ है वो साउंड के लिए और लाइट के लिए सेम है क्या? हाँ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि साउंड के लिए क्या रूल थे, नंबर 1 रूल तो ये था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लाइट में भी यही रूल था, ओके। दूसरा कैसा था, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है, मतलब एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है दोनों, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट, द साउंड फॉलो द सेम लॉ। चाहिए तो वही गया, साउंड बिल्कुल सेम लॉ फॉलो कर दी है, जैसे कि कोई लाइट फॉलो करती है वैसे ही सेम लॉ साउंड फॉलो करती है, वैसे ही सेम लॉ साउंड फॉलो करती है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है देख लो, व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यदि कोई साउंड रिफ्लेक्ट होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से एंड एको इज प्रोड्यूस, वहाँ पे एको प्रोड्यूस होता है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एंड द साउंड ऑफ सोर्स प्रोड्यूस रिमेन द सेम, डू यू हेयर एन इको साउंड ऑन हॉटर डेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि दो, एक आप यहाँ पे हो, आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, तेज़ी से चिल्ला रहे हो, और यहाँ पे एक बाउंड्री है, कुछ भी है, इससे टकरा रही साउंड और आपको एको सुनाई दे रहा है। अब ये पूछ रहा है कि ठीक है, यदि मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो भी आपको एको सुनाई देगा क्या? बताओ ऐसा होगा क्या? तो देखो, मौसम गर्म होने से क्या होगा, पहले तो ये बताओ। मौसम यदि गर्म हो गया तो बात ये हो जाएगी, गर्म होने का मतलब, यदि गर्म हो गया मौसम तो क्या होगा, तो ये वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, मतलब साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि साउंड ट्रेवल करती है वाइब्रेशन के थ्रू, और गर्म टाइम में वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे। कैसे वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे ये बताना आपको। पहला चैप्टर याद करो, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, कि टेम्परेचर ज़्यादा होने पे वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं ना। ये याद होगा आपको, कैसे वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके बीच क्या डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे, वाइब्रेशन बढ़ने का मतलब साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। हॉटर डेज में क्या होता है, साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। तो अब इसके आंसर देखते हैं। इको इज हर्ड व्हेन टाइम इंटरवल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड द ओरिजिनल साउंड इज 0.1 सेकंड, क्योंकि 0.1 सेकंड से यदि कम टाइम में साउंड रिफ्लेक्ट होकर अपने बाद वापस आती है तो अपना ब्रेन जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, मतलब 0.1 सेकंड या 0.1 सेकंड से ज़्यादा उनके बीच में टाइम डिफरेंस होता है, तभी अपने को साउंड प्रॉपर्ली सुनाई देगी। ओके, अच्छी बात है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम ऑल्सो इंक्रीज, बिल्कुल जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो क्या होता है हॉटर डेज में, टाइम इंटरवल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द ओरिजिनल साउंड विल डिक्रीज। क्यों? स्पीड बढ़ती है तो टाइम पीरियड कम होता है, v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मतलब जैसे स्पीड बढ़ेगी तो टाइम पीरियड हो जाएगा कम, मतलब साउंड अब जल्दी अपने कानों तक पहुंच जाएगी। और एक को ऑडिबल होता है ओनली इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड साउंड द ओरिजिनल साउंड इज ग्रेटर देन 0.1 सेकंड, यदि इससे ज़्यादा टाइम होगा तभी वो अपने को सुनाई देगी, चीज़ें सुनाई देगी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसका मतलब यदि एको गर्मियों के दिनों में सुनाई दे रही है तो हॉटर डेज में भी सुनाई देगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब टाइम पीरियड कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड कम, मतलब 0.1 सेकंड से भी कम सेकंड में आ जाएगा। यदि डिस्टेंस कितनी है मिनिमम, यदि 17.2 है तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा कानों तक। यदि कानों तक जल्दी पहुंच जाएगा तो अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे और अपने को बात सुनाई देगी। बट ये डिस्टेंस 17.2 से काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो ठीक है 0.1 सेकंड से तो ज़्यादा टाइम ही आएगी वैसे भी, तो अपन सुन पाएंगे। बट यदि डिस्टेंस 17.2 हुई तो सुनना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे क्या बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में अपन ये दे सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब हॉटर डेज होंगे तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए रिफ्लेक्टेड साउंड को सुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, किसमें, सर्दियों के दिन में। इसके इको गर्मियों में अच्छा सुनाई नहीं देता, जब सर्दियों में अच्छे सुनाई दे पाएगा। समझ आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 17.2 डिस्टेंस है ना, तब की दिक्कत है ये। यदि डिस्टेंस मिनिमम है तो, यदि मिनिमम से ज़्यादा है तो 0.1 सेकंड से ज़्यादा टाइम में पहुंचेगी अपने कानों तक, और 0.1 सेकंड से ज़्यादा टाइम में पहुंच पाएगी तो अपना आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ओके, गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड। अच्छा, इस केस में होगा क्या, यदि 17.2 डिस्टेंस है या उससे कम डिस्टेंस है और हॉटर डेज है, हॉटर डेज में क्या जल्दी आ जाएगी साउंड और अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, 0.1 सेकंड से जल्दी आ गई, तो उस केस में क्या होगा, अपने को इको सुनाई ना देके रिवर्बरेशन जैसा कुछ सुनाई देगा। रिवर्बरेशन, ये मैंने बताया था ना, रिवर्बरेशन में क्या होता है, टेल सुनाई देती है, कोई भी साउंड, जैसे राहुल बोला आपने तो एको होता है तो राहुल पूरा सुनाई देता है। बट यदि ये रिवर्ब होगा, रिवर्बरेशन होगा, तो आपको वहाँ पे राहुल ल बोला तो आपको सुनाई देगा मतलब लास्ट वाली टेल सुनाई देगी, तो रिवर्ब की तरह सुनाई देगा, एको नहीं दिखेगा वहाँ पे। गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। इसके एप्लीकेशन बताओ साउंड वेव की रिफ्लेक्शन की। एक तो हो गया सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये क्या काम करता है, ऐसे शिप चल रही है, नीचे कोई है जो आना चाह रहा है शिप को मारने के लिए, तो ये क्या होता है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव भेजती है कौन,
ये अपनी शिप के अंदर ऐसा कुछ लगा रहता है जो क्या करता है, सोनार लगा रहता है, वो क्या करता है अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वापस आती है, डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है कि नीचे कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। देखो वर्किंग ऑफ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप क्या होता है, डॉक्टर जिससे देखते हैं कि सब कुछ सही है ना, कि निपटने वाला जाने वाला है ऊपर, तो स्टेथोस्कोप को क्या करते हैं वो अपने कान में लगाते हैं, कान में ये कान में लगा दिया, एक ये कान में एक ये कान में, और ये ऐसा करके यहाँ पे कुछ होता है। फिर यहाँ से क्या होता है, ये आपकी दिल ने कहा है दिल से, आपके दिल पे रखते हैं, तक 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 दिल धक धक नहीं करता, क्या करता है लपडप, ये 10th क्लास में पढ़ोगे आप, दिल क्या करता है लपडप लपडप। तो यहाँ से क्या होता है साउंड इसमें गई रिफ्लेक्ट होती है, ये रिफ्लेक्ट होती हुई आपके कानों तक यानी डॉक्टर के कानों तक पहुँचेगी। तो यदि कोई भी एबनॉर्मल साउंड है उनको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल तरीके से हर्ट बीट नहीं कर रहा है, तब तक नहीं धक धक नहीं करता, लपडप करता है, तो सही तरह से लपडप नहीं करता है, उनको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो स्टेथोस्कोप को वैसे काम करता है, पेशेंट की हार्ट बीट चेक करेंगे और यहाँ से साउंड इसके अंदर जाती है नली की, फिर रिफ्लेक्ट होते होते उसके कान तक पहुँच जाती है। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, एक स्टोन ये टावर के टॉप से फेंका जाता है नीचे, कितना नीचे 500 मीटर की डिस्टेंस पे, ओके, इनटू पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ टावर, ओके ये पॉन्ड में फेंका जाता है। व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप, जो स्प्लैश की साउंड है वो आपको कब सुनाई देगी, बताओ कब सुनाई देगी, बोलो बोलो बोलो। जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकंड, ये दे रखी, तो कब सुनाई देगी, पहले तो इसको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा नीचे तक, फिर स्पीड ऑफ साउंड आएगी आपके पास, तो इसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा, बताओ बताओ बताओ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूँ क्या, बताओ लगा दूँ कि नहीं, बिल्कुल लगा सकता हूँ। एस कितना है -500 क्योंकि नीचे की साइड आ रहा है, यू कितना है 0 टी निकालना है, प्लस हाफ जी कितना है -10 टी स्क्वायर, यहाँ से माइनस माइनस का 2 5 10, तो टी स्क्वायर कितना है 100, यहाँ से टी आ जाएगा 10 सेकेंड। तो पहले तो इस पत्थर को नीचे तक पहुँचने में 10 सेकंड लग गए। अब क्या होगा, ये नीचे गिरा तो साउंड ऊपर आएगी, साउंड आएगी ना, साउंड को ऊपर पहुँचने में टाइम कितना लगेगा, v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, साउंड की वेलोसिटी कितनी है, इतनी, डिस्टेंस 500 मीटर, टाइम निकालना है तो यहाँ से टाइम आएगा 500 अपॉन 340, तो यहाँ से जो टाइम आएगा 25/17, तो टाइम की वैल्यू आ गई, टाइम की वैल्यू, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इस साउंड को वापस आने में, टोटल टाइम लगेगा 10 सेकंड प्लस 25/17, इतना टोटल टाइम लग जाएगा। 32, इस साउंड वेव ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ इतनी, साउंड वेव ट्रेवल करती है इस स्पीड से, इफ़ इट्स वेवलेंथ इज इतनी, इसकी वेवलेंथ है इतनी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, विल इट ऑडिबल, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ, v इक्वल्स टू लैम्बडा न्यू, v दे रखा है, लैम्बडा निकालना है कि नहीं, लैम्बडा नहीं निकालना, दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कितना मीटर, 1.5/100 मीटर, न्यू निकालना है, तो यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालोगे वो आ रही है 22600, मतलब ये 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड है, मतलब ये कैसी साउंड है, अल्ट्रासोनिक साउंड है, अल्ट्रासोनिक। वॉट इज रिवॉल्यूशन, हाउ कैन इट इज प्रोड्यूस, रिवॉल्यूशन कब प्रोड्यूस होता है, जब साउंड का सोर्स है और जो साउंड जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उनके बीच में डिस्टेंस 17.2 से कम है, 7.2 से ज़्यादा होगी तब तो एको सुनाई देगा, 17.2 से कम है तो वहाँ पे होता है रिवॉल्यूशन, साउंड गूंजती है बट टेल सुनाई देती है, पूरी की पूरी साउंड सुनाई नहीं देगी, और इसी को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, इसके मेथड मैंने बताया था जब लेक्चर पढ़ाया था। एक तो क्या कर सकते हो आप, बहुत सारा फर्नीचर भर दो कमरे में, कारपेट बिछा दो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि साउंड को एब्जॉर्व कर लेती हैं वो लगा दो, तो क्या होगा, साउंड एब्जॉर्व हो जाएगी, अपने को रिवॉल्यूशन सुनाई नहीं देगा। व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड ऑन, लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होती है और किस पे डिपेंड करती है, लाउडनेस हैविट्स है हाई एनर्जी, लाउडनेस का मतलब होता है एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा लाउड वॉइस होगी उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, और ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। हाउ इज अल्ट्रासोनिक साउंड यूज फॉर क्लीनिंग, अल्ट्रासोनिक साउंड का कैसे यूज़ किया जाता है क्लीनिंग के लिए, तो ऑब्जेक्ट जिसको क्लीन करने की जरूरत है उसको पुट करेंगे किसमें, क्लीनिंग सॉल्यूशन में पुट कर दिया, ये क्लीनिंग सॉल्यूशन है इसमें पुट कर दिया किसी ऑब्जेक्ट को। अब इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव पास करी जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो है अल्ट्रासोनिक साउंड की, ये क्या करेंगी, जो भी इसमें डर्ट वगैरह होगी उसको डिटेच करने का काम करेंगे, जो भी डर्ट वगैरह होगी उसको ऑब्जेक्ट से डिटेच करने का काम करेंगी। इस तरह से अल्ट्रासोनिक साउंड से क्लीनिंग हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है क्लीनिंग, तो ऐसे हो जाती है। सोनार कैसे काम करता है, अब ये एक्सप्लेन करूँगा मैं तुम्हें, करूँ क्या, बताओ 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 बताओ, सोनार कैसे काम करता है मैं नहीं बता रहा, जाओ ये अपने आप पढ़ना। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, क्या करता है ये, अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, लौट के आती हैं, उनके बीच की डिस्टेंस से, देखो कैसे ये शिप जा रही है, शिप इसमें सोनार लगा हुआ है, ये क्या करता है, जैसे नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, इससे टकराएंगी, मुझसे टकरा के बाद मुद्दत की होती है, लौट के आएंगी, तो v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी तो अपने को पता ही है, साउंड अल्ट्रासोनिक वेव मतलब साउंड की स्पीड है, तो वेलोसिटी पता रहती है, डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की ये पता करना है, तो ये डिस्टेंस d तक गई है थी और d तक ही वापस आई, मतलब टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन टाइम, इनको पता चल जाएगा ना कि साउंड इस टाइम पे भेजी तो इस टाइम पे आई, मतलब इन दोनों के बीच में कितना टाइम लग गया ये पता चल गया, तो ये भी पता चल जाएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने शिप से कितनी दूरी पर है, तो ऐसे टाइम ये निकाल लेते हैं कितनी दूरी पर कोई डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस नहीं कोई ऑब्जेक्ट है।
एक सोनार डिवाइस लगी हुई है सबमरीन में, सिग्नल सेंड करती है और रिसीव करती है 5 सेकंड लेटर। मतलब देखो इसने क्या बोला है कि यहाँ से सिग्नल भेजा और लौट के आया, मतलब इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा 5 सेकंड। मतलब डी गई और डी वापस आई, तो टोटल टाइम कितना लग गया 5 सेकंड। मतलब 2D में जो टाइम लगा वो है 5 सेकंड। ठीक है, ये याद रखना। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज इतना। मतलब ये दे रखा है आपको, डी की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस जो सबमरीन से है वो कितनी है, मतलब डी की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, 2D डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितनी वो निकालनी है, 2 डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 3625, टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड। तो यहाँ से जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वही होगी मीटर पर सेकंड में, वही आंसर होगा। मीटर पर सेकंड में जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो यहाँ से जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 1450 आ रही है। देखना आप कैलकुलेट करेंगे ये आ रही है कि नहीं। एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट इन मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड का यूज करते हुए किसी भी मेटल ब्लॉक में कोई डिफेक्ट है, ये कैसे पता किया जाता है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, जैसे कि ये है बच्चों, यहाँ से अल्ट्रासाउंड, यदि यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, फ्लॉ वगैरह है, तो यहाँ से पहले अल्ट्रासाउंड पास करा, ये सेम सीधी सीधी निकल रही थी, और यहाँ पर रिसीवर था जो देखता जा रहा था कि यहाँ अल्ट्रासाउंड पास कराई और वापस भी आ रही। बट यहाँ पे डिफेक्ट है, डिफेक्ट है मतलब यहाँ से ये पास नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, ये भी तो बात है ना। क्योंकि अल्ट्रासाउंड मतलब साउंड है ना, वो अल्ट्रासाउंड क्या है, साउंड है, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। जबकि यहाँ डिफेक्ट आ गया तो मतलब यहाँ पे मीडियम नहीं मिला उसको, मीडियम नहीं मिला तो ये आगे नहीं जा पाएगी, तो यहाँ पे ये यहीं ब्लॉक हो जाएगी। और यहाँ पे आगे जो नीचे है वो पूरी पहुंचेगी, मतलब रिसीवर को जो सिग्नल मिलेंगे जो ऊपर से नीचे यहाँ से मिल जाएंगे। बट यहाँ पर डिफेक्ट है, वो सिग्नल नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसको पता चल जाएगा इस लोकेशन पे डिफेक्ट है, मतलब इस वाले पार्ट में कोई ना कोई डिफेक्ट है। बस 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 इतनी समय। एक लास्ट क्वेश्चन ये था, ह्यूमन ईयर को एक्सप्लेन कर, तो उसके लिए आप लेक्चर देख लेना, आपको पता चल जाएगा हाउ ह्यूमन ईयर वर्क्स। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।